हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी इंग्लिश क्लासेस, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं आपका यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का सिलेबस इन इंग्लिश। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सब्जेक्ट्स को हिंदी से फिर वापस से इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश को हिंदी में समझना। तो उसके लिए मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन अपने नोट्स को पढ़ाने का सोचा है कि मैं यूट्यूब पे अपने नोट्स जो मेरे इंग्लिश मीडियम में है मैं उसको पढ़ाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि मैंने भी हिंदी मीडियम का कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा होता है आज के टाइम पे। आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं जिनका हिंदी मीडियम का कंटेंट बहुत अच्छा है। तो मैंने उसी कंटेंट को आपका 3-4 सोर्सेज़ को लेके इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूरा अपनी पीडीएफ बनाई है, जिसमें मैंने पूरा एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पर कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ले आऊँगा, उससे बाद मैं आपकी स्कीम्स ले आऊँगा। तो ऐसे करते हुए हम पूरा लेखपाल का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एनवायरनमेंट अब। तो एनवायरनमेंट जो है वो आपका फ्रेंच वर्ड है एनवायर, वहाँ से लिया गया, जिसका मतलब होता है एन सर्कल और सराउंड, मतलब आसपास की जगह या चीज़ें। ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ऑर्गेनिक जिंदा और जो जिंदा नहीं होती, मतलब बायोलॉजिकल और इनऑर्गेनिक, जो ऐसे हवा पानी जो जिंदा नहीं है, जो सांस नहीं लेती है, उन दोनों को मिला के बनता है एनवायरनमेंट। हम लोग लिविंग बींग्स प्लस आपके जैसे एयर वाटर माउंटेन्स और क्या कहते हैं आपकी नदियाँ वगैरह, ये सब मिला के आपका एनवायरनमेंट बनता है। और एनवायरनमेंट मेन चीज़ देखो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है इज अ क्लोज सिस्टम। यही क्वेश्चंस बनेंगे कि एनवायरनमेंट कैसे सिस्टम है, आपका ओपन है या क्लोज है। तो आपका क्लोज सिस्टम है और वो अपना सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेट मैकेनिज्म। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट सेल्फ सस्टेन, अपने आप जरूरतमंद अपनी जरूरत खुद पूरी करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर उसने शेर को बनाया है तो उसने बकरी को भी बनाया होगा, और जिससे कि वो शेर उसको खा सके। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट मीन्स देयर आर प्रोड्यूसर्स देन देयर आर कंज्यूमर्स। वहाँ पर कंज्यूमर्स भी होंगे और प्रोड्यूसर्स भी होंगे। एनवायरनमेंट खुद ही बनाएगा अपना बैलेंस को, खुद ही अपना बैलेंस करेगा। तो उसी को बोलते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, मतलब होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ठीक है। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे पहला होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आता है ना, ये होता है लैंड, इसका मतलब ही होता है लैंड, जो आसपास जो जमीन पे है। तो हमारे जो आसपास जमीन है उस पे क्या है, हमारे उस पे सरफेस पे 29% सरफेस है, मतलब लैंड है, और 71% वाटर है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलके बनता है लिथोस्फीयर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है अर्थ का। पहले है SiAl, SiMa और NiFe, मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम है, फिर सिलिका प्लस मैग्नीशियम है हमारी मिट्टी में, फिर निकल प्लस फेरस है। इन तीनों को मिला के आपका लिथोस्फीयर का आपका स्ट्रक्चर बनता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। तो जो पानी से स्पेयर बना हुआ है, तो अर्थ पे आपको पता ही है कि 71% मैंने बताया पानी है। तो उसमें से जो अर्थ का सरफेस है, मतलब एरिया वाइज देखें तो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पे हमारे पानी है। और एरिया ऑफ वाटर, मतलब अर्थ सरफेस कितना है, 51 करोड़ पर किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ वाटर कितना है उस पर 36, मतलब 51 में से 51 करोड़ किलोमीटर की ज़मीन में से 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर की ज़मीन पे पानी ही पानी है। ठीक है। तो ये आपका है, वही 71% आ जाता है। अब फिर आता है तीसरा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जो अर्थ है उसके ऊपर का जो एरिया है, वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, सराउंडिंग में आता है। कितना ऊपर तक का, तो 800 से 1300 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का है। ठीक है। तो इसी में आपकी लिथोस्फेयर आ जाती है, वो इसी में आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एनोस्फेयर, जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब आ जाती है। ठीक है। तो अब पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब जैसे लिथोस्फीयर लैंड की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, पानी की बहुत है, एटमॉस्फेयर की बहुत है, तो सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है अपने आप में मतलब संभालने की जगह है, मतलब उसके बाद इतनी स्पेस है, तो वो कितना है, वो एटमॉस्फेयर के बाद सबसे कम है। तो लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसकी आती है, आपकी एटमॉस्फेयर की। ये याद रखना, क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और ऑर्गेनिक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं, क्लाइमेट, लैंड, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, रॉक एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। मतलब इनऑर्गेनिक मतलब जो सांस नहीं ले सकते हैं, जैसे क्लाइमेट, लैंड, वाटर, ये सांस नहीं ले सकते। तो ये सब हो गए आपके एलिमेंट एनवायरनमेंट के, जो इनऑर्गेनिक है, जो सांस नहीं ले सकते। जो सांस ले सकते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो, ये आपके ऑर्गेनिक मैटर हो गए। फिर आता है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। दो ही होते हैं, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो अपने आप होते हैं, जैसे कि आपका जो अपने आप नेचुरली फाउंड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट वगैरह हुआ, पॉन्ड सिस्टम हुआ, ये सब। आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन बनाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पीसीएस में भी, और ये क्या कहते हैं आपके यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं कि एग्रीकल्चर कैसा सिस्टम है, तो आपको होगा आर्टिफिशियल सिस्टम है। एयरपोर्ट हुए, स्पेस स्टेशन हुए, ये सब कैसा है, आर्टिफिशियल है।
हो गया आपका। फिर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? जो इकोलॉजी जो नाम है ना, वो सबसे पहले दिया गया था जर्मन बायोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, अच्छे ये ना ये एग्जामिनर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो वहाँ से उठाता है, जैसे एनवायरनमेंट वगैरह अब आई है, लेखपाल में आई है, उससे पहले नहीं थी। तो वो यहाँ ही से उठाएगा क्वेश्चंस कि भाई जर्मन बायोलॉजिस्ट या ऐसे कहेगा इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो आप बोलोगे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, या कोई भी नाम दे देगा बहुत सारे, तो उनमें से आप बोलोगे अर्नेस्ट हैकल। कब दिया था ये भी याद रख लीजिए, 1869 में। तो इकोलॉजी वर्ड 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है इकोलॉजी का? इसका मतलब होता है स्टडी। ये एक पढ़ाई है जो हम करते हैं ऑन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्शन है लिविंग बींग्स का, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ओकियोस और लोगोस। लोगोस का मतलब सबको पता है भाई, स्टडी होता है बायोलॉजी, बायो की स्टडी, फिजिक्स, और क्या कहते हैं सोशियोलॉजी, सोशल की स्टडी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स की स्टडी, मतलब जो आपके आपके क्या कहते हैं शरीर में जो दर्द वगैरह होता है या फिर कोई थेरेपी होती है उसकी वो होती है। ठीक है, साइकोलॉजी माइंड की स्टडी। तो ऐसे ओक्यूज मतलब होता है होम, घर की स्टडी, तो घर की स्टडी मतलब आसपास की जगह की स्टडी को बोलते हैं आपके इकोलॉजी। फिर एक टर्म आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब चल रहा है इथोलॉजी। इथोलॉजी मतलब ये आपके देखो, इकोलॉजी जो है वो 1869 में आया था, इथोलॉजी 1959 में आया था, बहुत सालों बाद आया था। ठीक है, तो याद है ना इथोलॉजी, इसमें क्या है, साइंस दैट स्टडीज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वाज नेम्ड इथोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि भाई ये आपस में लिविंग बींग्स कैसे रह रहे हैं, लिविंग बींग्स आपके एनवायरनमेंट में कैसे रह रहे हैं, तो वो तो हो गई इकोलॉजी। सही है, लिविंग बींग्स विद एनवायरनमेंट, कैसे रह रहे हैं एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको तो बोलते हैं इकोलॉजी। लेकिन लिविंग बींग्स विद अदर, दूसरों के साथ कैसे रह रहे हैं, उसको बोलते हैं इथोलॉजी। और ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1869 में, और इथोलॉजी दिया गया था 1959 में। किसने दिया था ये भी याद रखना है, IJS हाइलेयर में। ठीक है, तो अब हो गया। फिर आता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? जो आपके आसपास के रहने का है। जैसे मैं कहूँगा आपके हैबिटेट कैसा है, तो आप कहोगे भाई मेरा हैबिटेट फ्लैट वाला है, आसपास फ्लैट वगैरह बहुत है। दूसरा बोलेगा भाई मेरा हैबिटेट गाँव जैसा है, मैं तो गाँव में रहता हूँ, मस्त ऐसे अपनी छत है, सब कुछ रहते हैं। तो वो हो गया आपके आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट, उसी को बोलते हैं हैबिटेट। तो it is a physical environment in which an organism live. The features of habitat can be represented by a structural component, namely कैसे बताते हैं हम? स्पेस, खाना कैसा है, पानी कैसा है, जगह कैसी है ना, हवा कैसी है, हवा भी लिख सकते हैं। तो ये सब जगह हो गई कि आपके रहने का आसपास का हैबिटेट कैसा है, वो बताने का, डिफाइन करने का फीचर बताता है ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर अर्थ के 4 हैबिटेट है। पैरा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जमीन। सही बात है। दूसरा है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जैसे हमें कहाँ से मिलते हैं? नदी वगैरह से मिलते हैं, रिवर वगैरह से। फिर होता है एस्चुरिन, जहाँ पर रिवर और ओशियन मिलते हैं। कैसे? भाई ये इंडिया का मैप मान लो, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना, जो जा रही हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, है ना, तो ये सब कहाँ जा रही है? यहाँ पर जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या बनाएंगी? यहाँ पर एस्चुरी बनाएंगी, जहाँ पर ओशियन के साथ मिलती हैं, तो इसको बोलते हैं एस्चुरिन। फिर ओशन, ये जो ओशन है ये हमारा हैबिटेट है मेजर। यहाँ पर भी बहुत सारी हमारे आ, वो रहते हैं, कहते हैं लिविंग बींग्स रहते हैं, जैसे कि आपके फिश वगैरह हो गई, बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं जो रहती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अर्थ के 4 मेजर हैबिटेट हैं। ठीक है, द ह्यूमन इंटेस्टाइन, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन इंटेस्टाइन इज द हैबिटेट ऑफ, जो हमारा पेट की आंतें होती है ना, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो वहाँ पर एक ऐसे वो रहते हैं, कीड़े कह लो, माइक्रोऑर्गेनिज्म कह लो, फंगस कह दो, वो होती है टेप वॉर्म, और होते हैं क्रोटिंग लॉन्ग, है ना। तो ये दोनों अच्छे होते हैं, जो गट को, हमारी जो पेट है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उनका घर होता है, तो हम बोलते थे आ हैबिटेट ऑफ फंगस, जो हमारे ये जो खाना है वो जो इसको पचाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म हमारे हैबिटेट है, हमारे पेट के अंदर रहते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या हो गया? उनकी हैबिटेट इंटेस्टाइन हो गई, गट हो गई हमारी, गट मतलब पेट। ठीक है, फिर आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? इट रिफर्स टू द इकोस्फीयर, आसपास का जो जगह है, मतलब कि एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर। जो हमने पढ़ा ना, एटमॉस्फेयर मतलब एयर वाला ऊपर, अर्थ के ऊपर वाला, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और लिथोस्फीयर मतलब लैंड, तीनों को मिला के क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। फिर आते हैं, ये जो बायोस्फीयर है, मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इसको बचाने का, इसको कहीं पर फ्लड वगैरह ना आ जाए या फिर कोई कुछ जैसे डैमेज ना हो, तो उसको हम संभाल के रखेंगे, इसको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, कोई शिकार विकारी ना करे ज़्यादा। तो उसको इसलिए हम बनाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या है? दे आर क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है? फ्लावर की जो जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं, और फौना क्या होता है? एनिमल्स, मतलब कि जानवरों की जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं, उसको बचाने के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और आपके हाइड्रोस्फीयर को कंजर्व करते हैं। ये हमने 3 जोन में करते हैं। मतलब क्या हुआ? मान लो एक प्रजाति है, यहाँ पर ना बहुत सारी प्रजातियाँ रहती हैं, ये जंगल है, बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति रहती है, शेर, चीते और क्या कहते हैं लोमड़ी वगैरह सब रहते हैं। तो हमने क्या करा, इस एरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहला होता है कोर जोन, ये वाला है कोर जोन,
मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है, कोई आदमी इंसान ऐसे नहीं जा सकता है बिना परमिशन के, यहाँ पर शिकार नहीं हो सकता, कुछ नहीं, ये प्योर घना जंगल जिसको बोलते हैं। बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है देखने में, जैसे पिक्चरों में होता है ना, वो कॉमिक्स में होता है, हरियाली हरियाली, छोटा वो तालाब है, उस टाइप का। आंखें बंद करोगे तो जंगल की जो परिकल्पना आएगी आपको, जो इमेजिनरी वो आएगी फोटो, वही वैसे ही होता है ये कोर जोन। फिर आता है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेड टूरिज्म होते हैं, यहाँ पर आपको शेर चीता देखने के लिए ले जाते हैं, कि भाई यहाँ पर देखो ये शेर चीता मिलेंगे, रिसर्च के लिए मिल जाए, चल जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कि किसी स्पीसीज को देखने जा सकते हैं, उस पर रिसर्च करने जा सकते हैं कि इसका क्या काम हो सकता है। तो वो होता है बफर जोन। और तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन, ये तीसरा वाला। जो ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ की ट्राइब्स वगैरह रह सकती हैं, अपने फार्मिंग वगैरह कर सकती हैं। तो उस तरह से ये तीन आपके कैटेगरी में बायोस्फीयर रिजर्व को आपके रखा जाता है। ठीक है, फिर आता है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वैरायटी। हमें जो वेरिएशन मिलता है बहुत सारा, पानी में, डेजर्ट में, और क्या कहते हैं ज़मीन पे, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था सबसे पहले, ये भी याद रखना, बायोडाइवर्सिटी दिया था वॉल्टर जी रॉसन ने। कब दिया था, 1989 में दिया था, फर्स्ट कॉइन बाय 1985 बाय वॉल्टर डी रोजन। अच्छा, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होगा, ये वर्ड आया था 1988 में। किसने दिया था, पहली बात तो याद रखना, नॉर्मन मेयर्स ने। किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने। ये नाम एक साथ एक पेज पे या ये नोट्स में से देखते रहे, लिखते रहना, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, टेलीग्राम पे देख लेना। एटलीस्ट 15। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, मतलब क्या है उसका, तो उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि वहाँ की 70% जो ओरिजिनल वेजिटेशन है उसका लॉस हो गया हो, है ना। तो अब वो या भाई 30% बची हुई है, उसको हमें बचाना है, इसलिए हमने उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया कि भाई ये हॉटस्पॉट है, इसको हमने बचाना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। या फिर 1500 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स स्पीसीज हो वहाँ पर, कि ऐसी जो खत्म होने वाली हो प्रजातियाँ पेड़ों की। तो इन दोनों में से कुछ भी ऐसा हुआ है तो हम उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स भी होते हैं। कैसे, पहला होता है अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम हो, बायोडाइवर्सिटी एक ही सिंगल सिस्टम हो, है ना। जैसे मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ जमीन का ही हो, है ना। फिर आता है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी होता है डाइवर्सिटी विद इन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, जहाँ पर दो इकोसिस्टम मीट कर रहे हो, जहाँ पर दो दो इकोसिस्टम हो, वहाँ की जो डाइवर्सिटी दिखेंगी वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है अल्फा डाइवर्सिटी से। तो वो हो गई। तीसरी होती है गामा डाइवर्सिटी, टोटल डाइवर्सिटी ऑफ लार्जर रीजन, किसी पूरे एक एरिया की, जैसे मैं कहूँगा कॉन्टिनेंट की, तो वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी गामा डाइवर्सिटी में। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, 4 हैं, जहाँ पर 70% या तो प्रजाति लुप्त हो गई है, या फिर आपके 1500 एंडेमिक स्पीसीज है। कौन कौन सी है, द हिमालयाज, पहले तो हिमालयाज है। दूसरा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट कौन से होते हैं आपके, ये वाले वेस्टर्न घाट, ठीक है। या इंडो बर्मा रीजन है, जो आपका इंडिया का ये वाला रीजन जो आता है ना, ये वाला रीजन है। और या फिर सुंदरलैंड है, जो निकोबार के पास आता है। ठीक है, तो ये 4 होते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, फिर आता है एक और वर्ड, नीचे, नाइचे जिसको बोलते हैं, नीचे बोल देते हैं। तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है फंडामेंटल फंक्शनल रूल, जो बताता है, मतलब क्या हुआ, किसी भी स्पीसीज का जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा उसको, हैबिटेट का, उसको बोलते हैं नीचे। कि भाई जैसे मैं बोलूँगा कि अब ध्यान से देखना, ये एक एरिया है ना, यहाँ पर शेर रहता है ना। अब शेर को खाने के लिए क्या चाहिए, बकरी। तो यहाँ पर शेर रहता है, तो भाई इस एरिया का नीचे क्या हो गया, भाई ये खतरनाक एरिया है, यहाँ पर शेर वगैरह रहते हैं। तो यहाँ के फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आके स्पीसीज के, कि यहाँ पर हैबिटेट जो है वो ऐसी है कि अकेले नहीं जाना चाहिए, रात को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शेर रहता है। तो उस फंडामेंटल रोल, फंक्शनल रोल क्या हो गया इसका, कि भाई वहाँ पर जानवरों को, इंसानों को सुरक्षित नहीं है, कोई भी खा सकते हैं। तो ये हो गया, तो उसको बोलते हैं नीचे। सही है। अगर अब ध्यान से देखो, नो टू स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है, नो टू स्पीसीज इज अ हैबिटेट कैन हैव सेम नीचे। कोई भी दो स्पीसीज सेम नीचे में नहीं रह सकती है, मतलब यहाँ पर शेर रहता है इस नीचे में, तो इसका काम क्या है, बकरी को खाना। तो अब सेम यहाँ पर टाइगर भी नहीं रह सकता, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि मान लो शेर और टाइगर, अब इन दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, कोई भी नहीं, दोनों बराबर से ही हैं, तो इस मारे ये एक जगह पे रहते ही नहीं है। तो अगर सेम नीचे फंक्शनल हुआ, मतलब सेम नीचे हुआ, सेम आपके खाने वाले हुए, तो क्या होगा, एक दूसरे को लड़कर ख़त्म कर देंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो हैबिटेट ख़त्म हो जाएगी वहाँ की। इसके दो सेम बराबरी वाले नीचे रहते नहीं है, जो बराबरी वाले फंक्शनल रोल होते हैं वो नहीं रहते हैं साथ साथ। ठीक है, तो नीचे जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था,
ग्रीननेल्स ने दिया था। किसने दिया था? ग्रीननेल्स ने। ठीक है, फिर आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम किसने वर्ड दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से यही पेपर में आएगा, तो लेखपाल में आ जाएगा या आगे चल के लोअर लोअर पीसीएस में आ जाएगा। तो एजी टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। कब दिया था ये भी याद रखना, 1935 में दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इकोसिस्टम का तो फेवरेट क्वेश्चन बनता है इनका। ठीक है, फिर आता है इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इकोसिस्टम का मतलब हुआ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन, है ना, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का। जैसे कि मैं बोलूँ कोई भी आपके पेड़ पौधा है, तो जो सबसे छोटा सा यूनिट होगा ना, जो सबसे छोटा सा एरिया होगा, कि मान लो ये फॉरेस्ट एरिया है इतना सा, तो ये होगा आपका इकोसिस्टम। अब मैंने बोल दिया इकोसिस्टम में क्या क्या होंगे, इसके आगे पहाड़ वाला इकोसिस्टम आ गया, तो दो ये बड़ा इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो एक फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, तो वो हो गया आपकी इकोसिस्टम बोलेंगे इसको। फिर और भी चीज़ आ गई तो बायोस्फीयर बोल देंगे। बायोस्फीयर मतलब बड़ी टर्म आ जाती है, यहाँ पर पेड़ पौधे, यहाँ पर तालाब भी है, सब बड़ी बड़ी टर्म में आ जाएगा। बॉर्डर एरिया में बात करेंगे तो बायोस्फीयर बोल देंगे। वैसे छोटा सा फंक्शनल यूनिट क्या होगी उसकी? इकोसिस्टम। कई इकोसिस्टम मिलके आपका बायोस्फीयर बनता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब कार्ड मैबुलस थे, उसने ही आइडिया दिया था इकोसिस्टम का एज अ बायोसिनोसिस, है ना। और फोप्स ने इकोसिस्टम को बोला था माइक्रोकॉज्म। क्या बोला था? कार्ल मैबियस ने बोला था इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस, और फोप्स ने बोला था माइक्रोकॉज्म। असली में नाम लास्ट में क्या पड़ा? लास्ट में पड़ा इकोसिस्टम। सही है, फोप्स ने अपनी बुक में उसमें नाम दिया माइक्रोकॉज्म, और आपके कार्ल मैबियस ने दिया बायोसिनोसिस। सही है, तो ये हो गया। अब जो आपका इकोसिस्टम है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मैंने बताया था अभी कि इसका मतलब होता है लैंड, और एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब होता है वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, और एक्वेटिक मतलब पानी, उसमें क्या आ जाएगा? रिवर, लेक, पॉन्ड इकोसिस्टम, ऐसा आ जाएंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम में तो क्या होगा? उसमें फिश वगैरह होंगी। आपका क्या कहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में तो क्या होगा? रेत वगैरह होंगी, कैक्टस होगा, ये सब होगा। अब नोट ध्यान से सुनना। एन अर्थवॉर्म मेकिंग अ बोरो इन द सॉइल शोज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे अर्थवॉर्म ने मिट्टी में करा, तो मिट्टी क्या है आपकी? मिट्टी आपकी एबायोटिक है। ठीक है, और अर्थवॉर्म क्या है आपका? बायोटिक है। तो उसने क्या करा? इंटरेक्शन कर दिया बायोटिक और एबायोटिक में। ओशियंस जो होते हैं वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होते हैं वर्ल्ड के, क्योंकि हमारे में 71% हमारे पानी ही पानी है। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या हो गए? ओशियन हो गए। और ओशियन बहुत स्टेबल इकोसिस्टम है, ऐसे जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं। बाकी स्पीसीज़ वगैरह जो अर्थ पे होती है वो तो इंसान वगैरह मार ही देते हैं, ज़्यादातर ख़त्म ही कर रहे हैं। तो ओशियन का भी इतना एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं कर रहे हैं। तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक है, फिर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आ जाता है। कंपोनेंट में हम करेंगे दो कंपोनेंट, कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे? जिसमें जैसे कि जो सांस ले सकते हैं बेसिकली। और एबायोटिक कौन से होंगे? जो सांस नहीं ले सकते। मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, एक बार इसको सही कर लेना। एक मिनट, ये तो हो जाएगा एबायोटिक, जो सांस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एबायोटिक। और ये हो जाएगा बायोटिक, जो सांस ले सकते हैं। तो बायोटिक मतलब सांस ले सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हम वो जो प्रोड्यूस करते हैं। डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हम लोग आ गए, डिकम्पोजर जो डेड एंड डिके को खाते हैं, और प्रोड्यूसर्स जो खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स जो खाना खुद बनाते हैं कौन होते हैं? प्लांट्स। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? जो डेड और डीके पे रहते हैं, डेड एंड डीके पे रहते हैं। और कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जैसे हम लोग, ह्यूमन बींग्स। और कौन होते हैं? और होते हैं आपके एम्यूबा हो गया, ये सब हो गए, ये सब किस में आएंगे? आपके ये कंज्यूमर्स में आएंगे। ठीक है, एबायोटिक कौन से होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट हो गए, जैसे एयर, वाटर वगैरह ये सब। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गए, जैसे रेन वगैरह। अच्छा, एक है ना आजकल और चल रहा है पैरासाइट, ये भी याद रखना। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? कि वो होस्ट के साथ रहता है। एक ऑर्गेनिज्म होस्ट के साथ रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। नो थ्रेट, कोई थ्रेट नहीं पहुंचाता, लेकिन उसका जो बच्चा कुचा है वो खाता रहता है। जैसे किसी गाय वगैरह, उसके आसपास जू वगैरह पड़ी रहती है, कीड़े वगैरह रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो लोग जो गाय का बच्चा कुचा होता है उसको खाते हैं। तो वो एक तरह का पैरासाइट है। क्या चीज़ है वो? पैरासाइट है। तो मैंने एक चार्ट बना दिया है, इसको एक और तरीके से, जो मुझे दो चार्ट मिले थे मैंने दोनों बता दिया। तो दूसरा क्या है आपका? एक तो ये सिस्टम हो गया एबायोटिक और बायोटिक वाला। एक दूसरे चार्ट में हो गया एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, ये आपको पता ही है। एबायोटिक मतलब जो सांस नहीं लेते हैं, बायोटिक मतलब जो सांस लेते हैं। जो को लेते हैं वो कौन कौन से हो गए? प्रोड्यूसर्स जो खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स जो हम कंज्यूम करते हैं, और डिकम्पोजर्स। हम कंज्यूमर्स को बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। डिकम्पोजर्स को बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। अब एबायोटिक में जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, फिजिकल कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक मतलब जो वुड वगैरह से बनते हैं, और इनऑर्गेनिक मतलब जो प्लास्टिक वो उससे बनते हैं, बिना वुड के बनते हैं। और फिजिकल एयर, वाटर, माउंटेन वगैरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कर देते हैं डिवाइड क्लाइमेटिक और एडाफिक में। और एडाफिक मतलब होता है सॉइल, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी जो होती है हमारी। क्लाइमेटिक में आता है रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये भी सांस लेते हैं, तो ये क्लाइमेटिक और
एडाफिक में कर दिया, ठीक है। अब कंज्यूमर्स होते हैं 4 डिवाइड कर रखे हैं, कौन-कौन से? पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? जिसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ घास खाते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स को खा देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्या कहते हैं दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कौन से होते हैं? उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोरस, जो मीट खाते हैं। बेसिकली जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज़्यूम करेंगे, वो कौन से होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो पहले कार्निवोरस होंगे, ध्यान से सुनना, वो पहले कार्निवोरस होंगे जो आपके जानवरों को खाएँगे, ठीक है? तो वो जैसे बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक्स वगैरह हो गए। टर्शियरी कंज्यूमर मतलब हो गए, तीसरे पे आ गए सेकेंडरी कार्निवोरस, जो पहले वाले कार्निवोरस को खाएँगे, जैसे बियर, आउल। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मैंने बोला कि एक आपका ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, या हाँ, इंसेक्ट ने खाया। तो इंसेक्ट क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। तो फ्रॉग क्या हो गया आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकंड फ्रॉग को किसने खाया? मैंने बोला ईगल ने खा लिया। तो ईगल क्या हो गया आपका? टर्शियरी कंज्यूमर। और ईगल को मान लो किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया, है ना? तो ये क्या हो गया आपका? क्वाड्रेंट कंज्यूमर। तो ऐसे करके ये आपके इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स को सैप्रोफाइटिक, डेट्रीवोरस, डेट्रियस, स्पिरस, ये तीनों वर्ड बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 2 तरह के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, मैन-मेड इकोसिस्टम। जैसे नेचुरल मतलब पॉन्ड, रिवर जो अपने आप से बन गए। मैन-मेड मतलब एग्रीकल्चर फीड, एक्वेरियम वगैरह जो हमने खुद बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। जैसे एग्रीकल्चर फीड अपनी खेती, वो मैन-मेड में आती है, याद रखिएगा। हाँ, खेती हमारी हमेशा मैन-मेड में आती है, यहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है। फिर फूड चेन आता है। फूड चेन क्या होता है? सीरीज़ होती है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। तो ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने, तो ये फूड चेन बन गई। ऐसे ही इसमें होते हैं ट्रॉफिक लेवल, ध्यान से सुनना अब। इन द फूड चेन वेरियस स्टेप्स आर ट्रांसफर, एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है। सबसे पहले तो कौन होता है? प्रोड्यूसर्स, वो कौन से होते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। उसके बाद आते हैं हर्बीवोरस, जो हमने पढ़ा, वो आते हैं सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे। अब हर्बीवोरस को कौन खाएगा? कार्निवोरस, वो आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल देते हैं उनको। फिर आते हैं कार्निवोरस को भी खाने वाले, मतलब फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये कौन आ गए? आपके लार्ज वो आ गए। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था, फर्स्ट टॉपिक लेवल पे कौन होगा? मैंने बोला ग्रास होंगे। कौन होगा? ग्रास होगा। तो ग्रास क्या हो गया आपका? ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स, और ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक लेवल पे, ठीक है। फिर हमने ग्रास को खाया, मान लो मैंने बताया इंसेक्ट ने, तो इंसेक्ट क्या हो गया? सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। पहला ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया? ये रहा पहला ट्रॉपिक लेवल, ध्यान से सुनना। ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल है। और ये क्या है? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको बोल सकता हूँ प्राइमरी कंज्यूमर, जो पहला कंज्यूमर है। इसको मैं प्राइमरी कंज्यूमर बोलूँगा ना, कि पहली बार पहला आदमी है, जो पहली चीज़ है जो कंज्यूम कर रही है। किसको कंज्यूम कर रही है? प्लांट्स को। फिर आता है इंसेक्ट के बाद दूसरा, मैंने बोल दिया फ्रॉग। फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब वो प्राइमरी वाले को खा रहा है, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसको मैं, ये कौन सा टॉपिक लेवल है? ये है थर्ड टॉपिक लेवल। ऐसे ध्यान से समझते रहना। फिर फ्रॉग को खा लिया मान लो स्नेक ने, है ना? और फिर स्नेक क्या हो गया आपका? टर्शरी टर्शियरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर क्या हो गया इसका? ये लेवल कौन सा हो गया? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ऐसे ट्रॉपिक लेवल बोले जाते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स के लिए बोले जाते हैं। जो फोर्थ होगा वो थर्ड कंज्यूमर ही होगा, मतलब जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगा वो थर्ड टर्शियरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपका लेखपाल इसमें, तो ये यही बनेगा कि यूनिडायरेक्शनल होता है, पक्का ही बनेगा। तो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब एनर्जी जो है वो आगे जाएगी, पीछे वापस नहीं आ सकती। मतलब क्या हुआ कि इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को खाएगा, इंसेक्ट फ्रॉग को नहीं खा सकता, ठीक है, उल्टा नहीं होगा। तो ये होगा यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगी। अब दूसरी चीज़ क्या होगी? जो ग्रीन प्लांट्स होंगे, जो खाना बनाएंगे, वो 1% एनर्जी लेते हैं सनलाइट की, 10% नहीं लेते हैं। सनलाइट से कितनी लेंगे? 1%। उसके बाद 10% ट्रांसफर होगी। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर जो है उसके बाद होगी, जिसको लॉ दिया था, किसने दिया था? रेमंड लिंडेमैन ने। ये भी पेपर में पूछा जाएगा। एक लिस्ट बना लेना, उस पे लिख लेना सबके नाम, ठीक है। तो ये कौन हो गया? दिस लॉ इज गिवन बाय रेमंड लिंडेमैन, ठीक है। अब ये जो सन है, सन से आया ग्रास, ग्रास पे 1% एनर्जी गई बस सन से। फिर ग्रास से 100 से कितनी गई? 10%, 10 जूल गई डियर ने कितनी खाई? और लड़ ने कितनी खाई? 1 जूल खाई, 10% हो गई। तो आपको याद रखना है, सनलाइट से सिर्फ और सिर्फ 1% आती है। और एनर्जी हमेशा क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसीलिए जो फूड चेन होती है वो 3 से 4 टॉपिक लेवल तक होती है, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है। लास्ट में देखो यहाँ पे कितनी बची? 1 जूल। तो एनर्जी इतनी कम होती जा रही है कि ज़्यादा टॉपिक और फूड चेन बनती ही नहीं है। यहाँ पर मैंने वही समझा रखा है,
चेन बना के पहला क्या होगा प्रोड्यूसर्स, फिर क्या होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी। जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होंगे, सेकंड पे प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, थर्ड पे सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। ठीक है, अच्छा जो प्रोड्यूसर्स और ये जो प्राइमरी होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, जो प्लांट्स को खाएंगे, तो हम उनको क्या बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। ठीक है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, मतलब ये जानवरों को खाएंगे, तो इनको मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्राइमरी कार्निवोरस। ये पहली बार कार्निवोर, ये वो उसको खाएंगे, क्या कहते हैं जानवरों को खाएंगे। फिर इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सेकेंडरी कार्निवोरस, ये प्राइमरी कार्निवोरस को खाएंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स इक्वल टू टर्शरी कंज्यूमर और इक्वल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड तीन तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, लेकिन ट्री का जो इकोसिस्टम होता है वो उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो ट्री होते हैं वो जो बड़े वाले ट्री होते हैं, है ना, वो एक सेकेंड बस, हाँ, जो बड़े वाले ट्री होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, इस मारे वो ऊपर की साइड आएंगे। इस मारे ये उल्टा बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इस मारे ज़्यादा ट्री होते हैं वहाँ पर, तो इस मारे ये ट्री इकोसिस्टम में उल्टा होगा, बाकी सब में सीधा होता है। फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास में हमेशा सीधा होगा, लेकिन एक्वेटिक इक्वेरियम में उल्टा होगा। मतलब बायोमास मतलब होता है मास, बायोमास जो होता है। अब उल्टा क्यों बनाया? क्योंकि ऊपर होती है वेल, छोटी मछली उससे बड़ी बनी, उससे मछली बड़ी, तो बायोमास जो मास होगा वो वेल का ज़्यादा होगा मछलियों के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा सीधा होगा। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा ऊपर की साइड होगा। मतलब अगर 1000 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ये इस मारे हमेशा एनर्जी कम होती जाएगी, तो ऊपर की साइड छोटा वाला आता है। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। फिर आता है फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन को मिला के जो बनता है उसको बोल देते हैं फूड वेब। फिर आता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। वापस से नाम देख लो, अभी नहीं देखोगे, लेखपाल में नहीं समझोगे मेरी बातें, बाद में जब आपका लोअर पीसीस होगा तब समझ जाओगे कि हाँ मैं सही बोल रहा था, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये अगला क्वेश्चन यही बनेगा। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि वो ऐसा फिनोमिना जिसमें इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे ट्रॉफिक लेवल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार ट्रॉफिक लेवल पे किसी पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर भी पॉइजन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया, मान लो सेकेंडरी पे मैंने बोल दिया पॉइजन ज़्यादा हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर पॉइजन ना बोल के ये बोलोगे कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। तो किसी पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो क्यों हो रहा है? हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर ने कुछ ऐसा खाया हो जो कि उसके पेट में जो हो, वो सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया तो उसके अंदर पहुंच गया हो, तो हो सकता है कि भाई कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि एक है ना, पहले एक गिद्ध थे, गिद्ध जो है ना वो खत्म होने लगे। क्यों? क्योंकि वो किसको खाते थे? मरे हुए जानवरों को। जो मरे हुए जानवर थे उनके अंदर आ रहा था वो प्लांट से डीडीटी, है ना, डाइक्लोरो डाइफेनाइट ट्राइक्लोरो इथेन। तो डीडीटी की वजह से उनके अंदर पेट में आता, वो गिद्ध खा रहे थे। गिद्ध का स्ट्रक्चर जो ऐसा होता है कि वो भाई मरे हुए खा रहे हैं, तो उसके पेट में डीडीटी गया और वो गिद्ध मरने लग गए। तो इससे पता लगा कि भाई डीडीटी नुकसान कर रहा है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ज़्यादा पहुंचा रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो उसको बैन करना पड़ा डीडीटी को। तो इसलिए बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया इंक्रीज करना कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स को। ठीक है, और एग्जांपल एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक क्लोराइड। ऑर्गेनो क्लोराइड जो होता है वो भी एक आपका पॉल्यूटेंट है, तो अगर पेपर में आएगा तो ऐसे भी आ सकते हैं कि तीन ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन देते ना, पांच में से बताओ कौन सा ये आपका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। फिर आता है पीओपी। पीओपी की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा, तो फिर वापस बोल रहा हूँ, अभी नहीं समझोगे फिर लोअर में समझोगे। तो वो होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पीओपी का मतलब क्या हो गया? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पहली बात तो याद रखनी है। उसके बाद ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और एनवायरनमेंट को भी। जैसे मैंने बताया डीडीटी, ये क्या होता है? आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। ये ऑर्गेनिक, हाँ ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये आपका खाली पॉल्यूटेंट है। ये होता है पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक और जैसे आपका ऑर्गेनो क्लोराइड, ये माना जाएगा। ऑर्गेनिक क्लोराइड जो है वो आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो नुकसान पहुंचाता है, तो इसको हम पीओपी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करेगा ट्रॉपिक लेवल पे, तो इसको हम बोल देते हैं पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि कितनी उपज हुई, रेट ऑफ बायोमास, कितना बायोमास हुआ, उसका एक फॉर्मूला होता है
अगर लेखपाल में तो ईज़ी आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ, लोअर पीसीएस में है तो देख लेना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना हुआ और रेस्पिरेशन लॉस कितना हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो दोनों को माइनस करके आपका निकल जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है। फिर आती है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। साइकिल्स में क्या होता है, पहले होता है वाटर साइकिल। अब इसमें याद क्या करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस समझना है कि पानी है वो एवोपरेट हुआ, एवोपरेट के बाद बादल में गया, बादल से कंडेंसेट हुआ, काले बादल बने, गिरा वापस से और वापस से कलेक्ट हो गया, तो उसको बोल दिया क्या, 4 प्रोसेस होती है, बस इतना याद रखना है, कलेक्शन, एवापोरेशन, कंडेंशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट मतलब पानी निकलना, बस इतना याद रखो, ठीक है। फिर आता है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या याद रखना है, इसमें रखना है पहली प्रोसेस क्या होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्से मतलब फिक्सेशन मतलब होता है कि गैसियस नाइट्रोजन को अमोनिया में बना दिया, किसी लिक्विड नाइट्रोजन बना दिया, तो फिक्सेशन का मतलब होगा गैसियस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दिया। पहला प्रोसेस याद रखना, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाएगा, यही आ जाएगा कि कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन तो याद रखना फिक्सेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया जो हमने बनाया उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में। जब हम नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। किससे करते हैं, नाइट्रोसोम्स या नाइट्रोकोरस बैक्टीरिया मिला के, अमोनिया में नाइट्रोकोरस बैक्टीरिया मिला देते हैं, जिससे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हो जाता है। ये कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तो समझते जाओ। तीसरा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जो ये नाइट्रेट्स बन गया, ये नाइट्रेट्स बन गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, हम लोग बन जाएंगे, मतलब बेसिकली ये आपका नाइट्रेट्स बना, नाइट्रेट्स से हम इंसान बने, इंसान के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह आया, फिर हम क्या हुए, हम वापस से जमीन के अंदर गड़ गए, हमें वापस से बैक्टीरिया ने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। तो जब बैक्टीरिया ने हमें अमोनिया बना दिया तो उसको बोल दिया हमने अमोनिफिकेशन। क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक अमोनिफिकेशन। और हम कहाँ मिल गए, मिट्टी में। जब हम मिट्टी में मिले तो क्या आ जाएगा, गैसियस नाइट्रोजन में बन जाएंगे और उसको बोल देंगे डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोल देंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमने गैसियस नाइट्रोजन था उसको हमने अमोनिया में बनाया, फिर अमोनिया में बनाने के बाद हमने नाइट्रेट्स में बनाया तो नाइट्रिफिकेशन, फिर हमने नाइट्रेट्स को आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बनाया तो एसिमिलेशन, और फिर उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने वापस से अमोनिया में बनाया तो अमोनिफिकेशन, वापस से गैसियस अमोनिया में बन गया तो वो हो गया डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये पांचों प्रोसेस याद होनी चाहिए। फिर आता है कार्बन प्रोसेस, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल ऐसे याद नहीं करनी है, बस समझ जाओ ऐसी कि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, एनिमल देते हैं, और वो ऑर्गेनिक कार्बन देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देते हैं, ये सब मिलके वापस से जमीन के अंदर चला जाता है, फिर जमीन से वापस आ जाता है, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, डेड वेस्ट होता है, वहाँ से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी बनती है, वापस से एनर्जी बन के वापस से CO2 बन जाता है, तो घूम फिर के साइकिल वैसी ही चलती है, ठीक है। चौथी होती है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में भी यही है कि प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, बाद में डिकम्पोज होकर हम जमीन के अंदर चले जाते हैं, जमीन के अंदर बन के मिट्टी बन के वापस से प्लांट्स को मिल जाते हैं, तो घूम फिर के हम वही ऑक्सीजन साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है मेन आपके ओजोन लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो याद रखना है, सबसे नीचे होती है, ये होती है अर्थ, है ना। तो अर्थ पे ऊपर होती है पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, माइक और फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये आपकी लेयर्स होती है। अब आपको क्या क्या रखना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पर होता है, थर्मोस्फेयर पे होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आपकी ओजोन लेयर है कहाँ होती है, सबसे पहला सवाल। तो ओजोन लेयर दो जगह होती है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर पे, ध्यान से देखते रहना, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छी ओजोन कहाँ पर होती है, तो आप कहना स्ट्रेटोस्फेयर पे होती है, और बेकार ओजोन कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फेयर पे होती है। तो गुड ओजोन कहाँ पर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर पे। उसकी थिकनेस कितनी होती है, 300 DU। तो ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है डॉप्सन, याद रखिएगा। क्या होती है, डॉप्सन यूनिट होती है। तो तीसरा सवाल ये वाला बन जाएगा, तीसरा नहीं चौथा सवाल ये वाला बन जाएगा, डॉप्सन यूनिट बोलते हैं। अब फिर सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आती है बैड ओजोन। बैड ओजोन कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फेयर पे, ये आपको सॉरी हाँ ट्रोपोस्फेयर पे। और क्या कहते हैं, गुड ओजोन कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर पे। तो ये आपकी होती है बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर पे। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर लिख देना ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। बैड ओजोन होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर पे, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो बैड ओजोन हो गया आपकी ट्रोपोस्फेयर पे। अब और क्या याद रखना है, जो ओजोन लेयर है इसकी जो प्रोटोकॉल है बचाने का, जो पहला मीटिंग वगैरह बिठाई गई वो कहाँ पर हुई, 1987 में हुई। कब हुई, 1987 में हुई। क्या बोलते हैं उसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब बनाया जाता है ओजोन लेयर, ओजोन डे बनाया जाता है 16 सितंबर को। तो बैड ओजोन कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फेयर पे, गुड ओजोन होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर पे। और ये डेडली पॉइजनस होती है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ओजोन को नापते हैं, ध्यान से सुनना, वो किसने डेवलप करा था, वो करा था एम्बी डॉप्सन ने, इसलिए डॉप्सन यूनिट बोली जाती है थिकनेस नापने की।
तो जो थिकनेस नापने के लिए हम देखते हैं वो देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या देखते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये किसने डेवलप करा था? ये करा था गॉर्डन एम बी डॉप्सन ने। और यही डॉप्सन है जिसकी यूनिट बनाई जाए गई थिकनेस नापने की। ठीक है, अब ये बनती कैसे है? पहली बात तो ध्यान से सुनना, आसमान से सूरज से हमारी कौन सी वो आई, यूवी रेडिएशन आई। जैसे ही वो सन पे आई तो वो क्या हो गई, वो हमारे ऑक्सीजन को स्प्लिट कर दिया उसने, यूवी रेडिएशन ने। और क्या हो गया, O+O, है ना। फिर ये जो फ्री ओजोन है ये किसके साथ मिल गई, ये दूसरी जो ऑक्सीजन थी उसके साथ ये O मिल गई, और क्या बना दिया, O3 बना दिया। मतलब क्या हुआ कि O3 बन के, O3 ने क्या करा, हमें यूवी रेस से बचा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मारेंगे भी हम बचाएंगे भी हम। O3 जो है वो टूट के बनी कैसे, वो यूवी रेडिएशन से बची है, बनी है। वो O3 टूटी, O2 टूटी, O+O में, और एक O मिलके ऑक्सीजन के साथ मिल गया और O3 बना दिया। तो यूवी रेडिएशंस ने यूवी रेडिएशंस ने आपकी ओजोन लेयर बनाई, और ओजोन लेयर हमें बचाता है यूवी रेडिएशन से। समझ गए? तो मारेंगे भी हम बचाएंगे भी हम, वही सलमान भाई का डायलॉग, वही चीज़ सेम चीज़ है कि O2 वापिस से समझ लो, O2 जो है टूटी, O+O में एक O ऑक्सीजन के साथ मिल गया और क्या बना दिया, O3 बना दिया। इस तरह से ओजोन बन गई। क्या उसकी यूनिट होती है? तो आप कहोगे डॉप्सन में यूनिट होती है उसकी नापने की। ठीक है, अब ये डिप्लीशन कहाँ पर हो रहा था? ये हो रहा था स्ट्रेटोस्फीयर में। एक साइंटिस्ट थे भाई साहब, यही एम बी डॉप्सन, इन्होंने देखा कि वही वो अंटार्कटिका के पास में होल हो रहा है। तो वो गए नासा के पास, तो नासा को बोला कि भाई होल हो रहा है। नासा ने ही करके भगा दिया, कहते हैं चुप, ऐसा कभी होता है? तो वो वापस चले गए। फिर वो अगले साल वापस से रिसर्च करके गए। नासा ने कहा तुम मान नहीं रहे, 3 दिन हो गए, मना कर रहा हूँ, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओज़ोन लेयर कैसे टूट जाएगी? पूरी पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी भाई, ओज़ोन लेयर खत्म हो गई तो यूवी रेडिएशन से बचेंगे नहीं, कैंसर हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने वापस भगा दिया। तीसरी बार वो पूरा पुख्ता सबूत लेके नासा के पास गया कि देख भाई देख, सही में हो रही है खत्म। अंटार्कटिका के पास देख कितना बड़ा होल हो गया है। नासा ने फिर उस पर देखा, रिसर्च करा, देखा सही में हो गया। नासा डर गया। फिर नासा ने पूरे विश्व भर में मीटिंग हुई जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई, और ये निकाला गया कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो आपके O3 है वो टूट रही है। वो कैसे टूट रही है? क्योंकि एक गैस निकलती है फ्रिज की या फिर एसी की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो हम मेनली रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते थे। तो भाई उसको बंद करो। अब जब ऐसा इतना बड़ा होल हो गया और कैंसर वगैरह के चांसेस ज़्यादा होने लग गए, तो उन्होंने कहा कि भैया बंद करो। तो पूरे देश, पूरे दुनिया ने एक साथ बंद कर दिया। तो जो CFC होता है, पहली बात तो याद रखना, वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड एब्जॉर्बर होता है, यूवी एब्जॉर्बर नहीं होता CFC। आपका इंफ्रारेड एब्जॉर्बर होता है, और क्या कहते हैं, वो CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो CFC जो है वो O3 को तोड़ देता है। ठीक है, इसलिए नुकसान करता है। अब ये जैसे ही आपका CFC बंद हुई, तो वापस से ओज़ोन लेयर सही होने लग गई धीरे-धीरे, और वापस से स्टेबल होने लग गई। जो O3 है वो प्रोड्यूस करता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो हमारे जो नीचे वाली बेड ओज़ोन पे जो O3 होता है वो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है, वो कोहरा जो होता है फोटोकेमिकल वाला, वो वाला प्रोड्यूस करता है, जो नुकसान पहुँचाता है, मतलब दिखता नहीं है, धुआँ वगैरह हो जाता है वो। अब उसकी जगह पे कौन-सी गैस आई? उसकी जगह पे आई CFC की रिप्लेसमेंट आई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, मतलब HFC और PFC। CFC चली गई, HFC और PFC आ गई, वो सब अब फ्रिज वगैरह में होती है। नुकसान वो भी पहुँचाती है, लेकिन इतनी नहीं पहुँचाती हैं, जितनी CFC पहुँचा रही थी। तो अब अभी 1 साल पहले तक ये पता लगा है कि हाँ, ओज़ोन लेयर फुली रिपेयर हो गई है, अब कहीं से भी होल नहीं है। तो इस मारे अब बंद हो गया है। ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होता है भई, अगर ओज़ोन लेयर टूट जाती तो आई इरिटेशन हो जाती, आँखें खराब हो जाती, स्किन कैंसर हो जाता, मछलियाँ मर जाती, और आपके DNA में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। कैसे आता है? क्योंकि यूवी रेज़ हमारे शरीर पे डायरेक्ट पड़ती। तो कैसे DNA में आता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कौन-कौन सी यूवी रेज़ से हमें DNA में आता है इफ़ेक्ट, ये भी पेपर में आता है। फिर आता है ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन-सी होती हैं जिसके कारण से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो रेडिएशन ट्रैप कर लेती है अर्थ सरफेस पे। एग्ज़ाम्पल CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, HFC, PFC, SF6। मैंने ये सब सीक्वेंस में बना रखा है, सबको याद करना है। पेपर में आएगा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस कौन सी इफेक्ट करती है, तो आप बोलोगे CO2। उसके बाद कौन सी करती है? मीथेन। उसके बाद कौन सी करती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म राइज इन एवरेज टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर अर्थ का है वो अगर बढ़ रहा है तो आप बोलोगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर पेपर किसी समझदार बच्चे ने, वो इंसान ने बनाया, है ना, मतलब बहुत समझदार उसने बनाया, जैसा कंप्यूटर का बनाते हैं, जैसा UPGK का बनाते हैं पहले के टाइम पे, मतलब कि 1262 के बाद से जैसा पेपर का ट्रेंड चल रहा था, अभी 3384 का हटा दो क्योंकि वो बहुत आसान आया था। तो अगर वैसा बनाते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप बोलोगे 0.6 डिग्री इंक्रीज़ हो गया है, पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। ठीक है? तो ये पेपर में बन सकता है तब।
उस कंडीशन में, ठीक है। तो फिर ग्रीन वो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो आपकी CO2 और एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं अलग से, वो सब एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, ट्रैप कर लेते हैं और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वापस अर्थ की लाइट को भेजते नहीं है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। फिर आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब कि जो आसमान में होता है, कैसे? सबसे ज़्यादा याद रखना, जो 90% एयर पॉल्यूशन होता है वो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 और NO2 की वजह से होता है। और एक होता है SPM। SPM क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं। स्मॉग क्या होता है? स्मोक और फॉग को मिलके बनता है। ये पॉल्यूटेंट होता है, कोहरा और धुआं को मिलके बनता है स्मॉग। जैसे कोहरा में होता है PN और फॉग में हो गया O3, मतलब जो हमारे बैड ओजोन होती है उसमें पैन मिलके पर ऑक्सी एसिटिलीन एसिटिल नाइट्रेट और ओजोन मिलके आपका क्या बनाते हैं? स्मॉग बनाते हैं। जो मैंने बताया था ना, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं, तो वो यही फोटोकेमिकल स्मॉग है, ठीक है। परऑक्सी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्लस ओजोन, ठीक है। फिर आता है आपका एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? आपके CO होते हैं, CO2 होते हैं, NO2 होते हैं, SO2 होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और आपके मेन और सस्पेंडिंग मैंने बताया SPM होते हैं, सस्पेंडिंग और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। ये होते हैं आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। और जो आपके CO2 होती है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 1.5 ppm, ppm जो होती है यूनिट होती है, उसकी रेट से इंक्रीज कर रही है प्राइमरी पॉल्यूटेंट में, ठीक है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं दो, याद रखने बस, SO3 और आपके कोई और कंपोनेंट से मिलके बन गया, जैसे H2SO4। सबसे मेन कौन सा हो गया? तो अब सबसे मेन आपको याद रखना है SO3। कौन सा? SO3। ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जो आपका सबसे नुकसान पहुंचाता है। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलके बनते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। CO2 इज एक्चुअली, ये कुछ नोट्स हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे तो मैंने बता दिए। CO2 इज एक्चुअली नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट। CO2 एयर पॉल्यूटेंट एक्चुअली नहीं है, लेकिन वो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करके एयर पॉल्यूशन बन जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में पॉइंट कुछ में 1% के अंदर में आता है ये CO2, तो वो एयर पॉल्यूटेंट है नहीं, लेकिन जब वो एसिड रेन के साथ मिल जाता है तो वो पॉल्यूटेंट बन जाता है। अब बाय बर्निंग बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, स्मोक एंड फ्लाई ऐश इज प्रोड्यूस एज अ पॉल्यूटेंट। जब आप किसी टायर वगैरह को जला देते हो, प्लास्टिक को जला देते हो, तब CO2 बनता है, तो वो पॉल्यूटेंट में आ जाता है। एक्सपोजर इन NO2 में कॉज सफोकेशन। अगर हाँ पेपर में आया हुआ है ये, NO2 की वजह से क्या होता है, तो आप कहोगे सफोकेशन और हेडेक हो जाता है, जिसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सपोजर ऑफ बेंजो अल्फा पायरीन लेट्स टू, आपका बेंजो अल्फा पायरीन हो रहा है तो आपको क्या होगा? तो आपको लंग्स कैंसर हो सकते हैं, तो ये याद रखना है। इफ इन प्लांट्स लीव सफर मोस्ट, एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करता है? तो प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। फिर आता है एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब होता है जब भी NO2 और SO2 की मिलके, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है वो सल्फर या नाइट्रोजन के साथ मिलके अगर आपके बारिश करा दे तो उसको बोलेंगे एसिड रेन। मतलब उसकी pH वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाए, एसिडिक हो जाए, मतलब 5.6 से कम हो तो एसिडिक हो जाएगी, तो वो एसिडिक अगर हो गई तो आप कहोगे भाई एसिड रेन हो गई है। सबसे ज़्यादा कौन सा पॉल्यूटेंट आपका इसमें कंट्रीब्यूट करता है? तो आप कहोगे सल्फर डाइऑक्साइड करता है। कौन सा करता है? 70% करता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपके डैमेज कर देता है मार्बल को भी, क्योंकि जैसे ताजमहल है वहाँ पर एसिड रेन होती है, तो वहाँ पर मार्बल कैंसर हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ की जो आसपास मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है उसको बंद करा गया है, ठीक है। और फिर आता है आपका कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से भी SO2 होता है। गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है 50 यूनिट आपकी पर यूजी पर मीटर क्यूब में, मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एयर में इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 यूनिट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 50 यूनिट से कम नहीं होनी चाहिए। मार्बल क्या होता है? देखो CaCO3 मार्बल होता है। मार्बल पे एसिड रेन पड़ी, क्या बन गया? CaSO4 बन गया। एसिड रेन कैसे? SO2 बढ़ गया, तो क्या बन गया? CaSO4 बन गया, तो ये होता है। फिर आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 गुड होती है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेटली पॉल्यूटेड, 201 से 300 पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर और 401 से 500 सेवरन। हम रहते हैं 700-800 के आसपास, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कितने सेफ है हम लोग, ठीक है। तो ये हो गई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात। फिर आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन हमारे जो इंडस्ट्रियल लिमिट लगा रखी है, पहली बात तो उसकी आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, इसकी ऐसा यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसका जो थ्रेशोल्ड साउंड प्रेशर है वो है 0.002 पास्कल। अब इंडस्ट्रीज में तो लगा रखा है भाई 75 डेसिबल और 70 डेसिबल, इससे कम रहनी चाहिए। आसपास रेजिडेंशियल एरिया जो है वहाँ पर 55 और 45 होनी चाहिए, और कमर्शियल में 65 और 55 होनी चाहिए। तो इतना आपको याद रखना है कि इतनी डेसिबल की यूनिट जो है आपके डेसिबल मीटर मोबाइल में डाउनलोड कर लो और देख लो आसपास कितना शोर है, उस हिसाब से आप कंप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो भाई
NO2 को कंट्रोल कर दो, जनरेशन मत करने दो, हाइड्रोकार्बन को जलाओ मत कोई भी चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड कंट्रोल करो, पूरा कंबशन अच्छा से करो। क्यों? अगर हमें C+ कार्बन है, कार्बन को मैंने जलाया तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रही है, जैसे इंजन में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिली, तो क्या होगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अगर कार्बन अच्छे से मिली तो CO2 बन जाएगा। CO2 हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि CO2 एक बार को चल जाएगा काम, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बननी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती है, ठीक है? और पार्टिकुलेट होते हैं, PPM होते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? ग्रेविटी चैम्बर लगा के, साइक्लोन कलेक्टर लगा के, वेट स्क्रबर्स लगा के, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा के। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, ग्रेविटी चैम्बर होते हैं, साइक्लोन कलेक्टर होते हैं, डिटेल में नहीं आएँगे। बस ये आएगा ये करते क्या हैं? तो आप बोलना ये कंट्रोल करते हैं पार्टिकुलेट्स को। किसको कंट्रोल करते हैं? पार्टिकुलेट्स को। बस इतना याद रखना है। अब आता है आपका वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि जितना अल्कलिनिटी आपके बॉडी में वो पानी में गिर गई है, CaCO3 की, तो उसी के उसमें नापते हैं बेस पे, तो उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है BOD। ये आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर चौथा पांचवा क्वेश्चन जो बन रहा है वो बनेगा यहीं पर से। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कितनी डिमांड चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा डिमांड चाहिए होगी, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन पानी कम है, पानी में ऑक्सीजन कम है, तभी तो डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब पानी बेकार है। तो याद रखना, पानी में कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन को बनाता है? वो है वो सेल्मोवेला बैक्टीरिया। कौन सा? सेल्मोवेला बैक्टीरिया। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड। कितनी चाहिए होती है? तो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी बेकार हो गई है, ठीक है? अब उसके बाद आता है आपका पॉल्यूशन। कितने टाइप के होते हैं पॉल्यूशन? आपके होते हैं पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब एक पॉइंट से आ रहे हैं, जैसे आपका इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सीवेज वगैरह, उन सब से। और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स, वो होते हैं आपके स्कैटर, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, जैसे एनिमल वेस्ट आ रहा है, कभी कहीं से गिर रहा है, बहुत सारी चीज जगह से गिर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। एक और टर्म आई, ब्रॉडर टर्म आई, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये BOD से ज़्यादा है कि कौन कौन से केमिकल्स गिर रहे हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल डिमांड बढ़ रही है और ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये ब्रॉडर डीप टर्म हो गई है, ठीक है? कलर ऑफ वाटर जो है वो कैसे डिवाइन वो डिटरमाइन करते हैं? वो टिंटोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? टिंटोमीटर से। जो आपके फ्लोराइड्स होते हैं अगर पानी में, तो वो क्या करेंगे? दांतों की जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है इनेमल, उसको वीक कर देंगे, ठीक है? फिर नाइट्रेट्स जो होते हैं वाटर में, वो आपको क्या कर देंगे? वो एक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं मिथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है? तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। ये बीमारी हो जाती है नाइट्रेट से, बेसिकली नाइट्रोजन से। फिर आती है एनवायरनमेंट की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन सी है? पहली है IUCN। IUCN कहाँ पर है? ये वही IUCN है जो रेड डेटा बुक पब्लिश करती है, और ये स्टेब्लिश हुई थी 1948 में। और ये इस्टेब्लिश करती है कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड है, कौन सी आपकी खत्म होने वाली है या खत्म हो गई है। और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, जो है आपका स्विट्जरलैंड में। दूसरा होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब UNEP। ये आपकी स्टेब्लिश हुई थी 1972 में। किसने करी थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने करी थी। और ये आपकी इसकी जो UNEP है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है नायरोबी है, केनिया में, ठीक है? इसके बाद आता है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वही है, क्लाइमेट चेंज के लिए पहली मीटिंग IPCC की कौन सी थी? आपके 1988 में थी, क्लाइमेट चेंज के लिए IPCC। फिर आता है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी बना है, जेनेवा में है, 2010 में बना है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब आते हैं मेजर समिट्स। जो सबसे पहले आइडिया दिया गया वो किसने दिया? स्वीडन ने दिया। क्वेश्चन याद रखना, किसने दिया? स्वीडन ने दिया कि कॉन्फ्रेंस करते हैं भाई, 1968 में बोला। तब 68 में बोला कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तब जाके 1992 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको बोलते हैं अर्थ समिट। ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट, एजेंडा 21, इतने सारे नाम दे देते हैं इसको। एजेंडा 21 भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है? तो इसको आल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, 1992 में आई थी ये कॉन्फ्रेंस। इसने फोकस करा था भाई ऑल्टरनेट, पहली बात तो सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढते हैं कोई और, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम कोयले वगैरह पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। दूसरा, इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह को कम करने के लिए बोला था, कि बहुत ज़्यादा करने के लिए बोला था, कि जितने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे, अगर कम रेट पे होंगे, तो लोग उसमें जाएंगे, अपनी अपनी गाड़ियाँ कम यूज़ करेंगे, ठीक है? ऐसे ही उसमें एक कन्वेंशन तैयार करा गया, जिसको बोला गया UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन केमिकल चेंज। इन्होंने क्या बोला? कि इन्होंने बोला कि हमें ग्रीन हाउस गैस बढ़ानी, वो कम करनी है। तो अगर हमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए पहला ड्राफ्ट कौन सा आया था? तो आप कहोगे UNFCCC आया था, ठीक है? तो ये कब सबमिट हुआ था? ये अडॉप्ट कब हुआ था? ये अर्थ समिट में आपका अडॉप्ट हो गया था, वही 1968 में। इसके अंदर था क्या? इसके अंदर था कि दो चीज़ें होंगी, पहला क्योटो प्रोटोकॉल, और दूसरा आपका जो चीज़ थी वो आपकी कब लागू हुई? पेरिस प्रोटोकॉल में। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब हुआ? 1997 में आपका लागू हो गया था। इसने टारगेट गिवन टू डेवलप कंट्रीज टू रिड्यूस CO2, मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको बोला गया था कि भाई तुम
पॉल्यूशन कम करो। तो उसने कहा कि भाई हमारी डेवलप कंट्री है, हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहे हैं, एनटीपीसी चला रहे हैं, तो हम कैसे कम कर दें? तो इन्होंने बोला पैसे दे दो। हो गया पॉल्यूशन कम। ठीक है, तो ये हुआ था। दूसरा आता है आपका पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जाके अडॉप्ट हुआ था। अभी 2-3 महीने पहले ट्रम्प ने, भाई साहब ने वापस से पेरिस एग्रीमेंट से हाथ खींच लिए। तो इन्होंने बोला था कि टेम्परेचर जो है वो हमें कितना रखना है, ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से कम रखना है। मतलब टेम्परेचर, ग्लोबली टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो एवरेज टेम्परेचर बोल दो, वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम वो रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। और यूएन ट्रिपल एफ सी जो है मेंबर्स जो है वो हर साल मीटिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीओपी। बहुत सुना होगा सीओपी 28 कब हुई थी, ये कौन सी हुई थी, तो ये होती है सीओपी। तो सीओपी 21 जो है उसमें पेरिस एग्रीमेंट का अडॉप्ट हुआ था 2015 में। तो याद रखिएगा। एक आपका प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए होता है ये अभी बताया, ये हुआ था आपका 26 अगस्त 1987 में। और 16 सितंबर को आपका एग्रीड हुआ था। किसके लिए हुआ था ऊपर बता चुके हैं हम, ओजोन लेयर के टॉपिक में, ओजोन लेयर के लिए हुआ था। इसका एक एक्सटेंशन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसको बोलता है कैगली एग्रीमेंट। क्या बोला था? कैगली एग्रीमेंट। ये याद रख सकते हो, डॉब्सन को गाली दी थी नासा वालों ने कि भाग जा यहाँ से, झूठ बोल रहा है। तो ऐसे याद रखो कि नासा ने किसके लिए दी थी, ओजोन के लिए दी थी। किसको दी थी? आपके डॉब्सन को दी थी। तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अदर प्रोटोकॉल्स कौन से थे? बेसिल कन्वेंशन था, कब आया? 1989 में आया। किसके लिए? हजार्डस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फिर वियना कन्वेंशन आया 1985 में, ओजोन लेयर के लिए। फिर आया रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के लिए 1971 में। फिर आया कहाँ पर आया था? रामसर एक साइट है कहाँ पर, ईरान में, वहाँ पर आया था। साइट्स, साइट्स क्या आपका? रेगुलेट ट्रेड इन वो इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए एक आया था। साइट्स कब आया था? 1973 में आया था। एक आया स्टॉकहोम कन्वेंशन, दो रिसेंटली 2001 में आया था। इसने पीओपी जो थे हमारे पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इसको बंद करने के लिए, कि ये काम में नहीं आने चाहिए, तो ये आया था। इंडिया में कौन कौन से एक्ट है? तो आया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहला 1927 में। फिर आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। मेजर एक्ट जो एनवायरनमेंट का आया वो आया वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 में। फिर फॉरेस्ट एक्ट 1980 में, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल 1981 में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो पूछा ही जाता रहता है जब देखो, 1986 में। हजारदस वेस्ट हैंडलिंग, जो अगर पेपर में ये आएगा भाई आसान बनाते हैं पेपर, तभी वाला क्वेश्चन आ जाएगा 1986 वाला। फिर हजारदस वेस्ट को कब हैंडल करा गया? 1989 में। नॉइज पोल्यूशन के लिए कब बना रूल? 2000 में। एनजीटी, ये बहुत पूछा जाता है, 2010 में एनजीटी आया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 2002 में। ठीक है, तो ये आपके अमेंडमेंट हुए इंडिया में। फिर आता है वेस्ट मैनेजमेंट। हम जो कूड़ा कचरा है उसको कैसे संभाल के सही से रख सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो पहला आता है लैंडफिल्स, जमीन के अंदर दफना दो। ठीक है, और वो कवर के ऊपर सॉइल के ऊपर कवर कर दो। फिर कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग का मतलब होता है कंपोस्ट बना दो, मतलब खाद बना दो उसका। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जमीन के अंदर रख के उसका मैन्योर बना दो, उसकी खाद बना दो। तीसरा आता है रिसाइकिल, वापस से यूज़ कर लो उसको कुछ बना के। चौथा आता है इंसेंट्रेशन। इंसेंट्रेशन मतलब होता है जला दो हाई टेम्परेचर पे, है ना? उससे क्या होगा, राख वगैरह बनेगी, उसका कम हो जाएगा एरिया, और फिर वो दफना जाएगा। वो दफना जाएंगे तो एक छोटा मोटा पहाड़ बन जाएगा, अच्छा सा सुंदर सा। सही है, वो होता है इंसेंट्रेशन। फिर यूवी रेस जो आती है सन से, मैंने बताया था उनकी रेंज होती है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। कितनी होती है? 100 से 400 नैनोमीटर। उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। 100 से 400 है, तो 100 से 280 को बोलते हैं यूवी सी। 280 से 315 होती है यूवी बी, और 315 से 400 होती है यूवी ए। जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी यूवी ए, जो 400 नैनोमीटर की होती है, और उसके अंदर एनर्जी कम होती है ना? और जो सबसे पावरफुल होती है वो होती है यूवी सी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यूवी सी और यूवी बी दोनों डीएनए को आपके नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जो यूवी सी है वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो इस मारे वो कैसे पहुंचाएगी हमें नुकसान? इसलिए जो रियल कॉज है, रियल डैमेज कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है यूवी बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है यूवी सी को, पहले ही वो अर्थ तक नहीं आ पाती है। इसीलिए हमारे अर्थ पे कोई भी डैमेज वगैरह, हाईएस्ट मतलब पावरफुल डीएनए जो है, डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचता है हमारी। अगर ये आ गई तो डीएनए को पहुंचा वो नुकसान हो जाएगा। अगर हमारे आने वाली जो प्रजातियां होंगी उसमें कभी कोई कुछ कमी होगी, कभी कोई दिक्कत होगी, कभी कोई दिक्कत होगी। तो ओजोन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। रियल डीएनए थोड़ा बहुत फिर भी कौन डैमेज करता है? यूवी बी करती है। बिल्कुल ना के बराबर कौन करता है? यूवी ए करती है। तो इनडायरेक्ट डीएनए कॉज कर, हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज कर सकता है। कैसे भाई? ऑक्सीजन की जो रहते हैं स्पीसीज होती है, उनके थ्रू, उनमें मिलावट करके, जो जानवर वगैरह उनको तुमने खाया तो डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई यूवी रेस की बातें। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एनवायरनमेंट इन इंग्लिश। मतलब क्या हुआ कि हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है ये सब,
और हमने हिंदी में इसको समझ लिया और अब हम याद कर लेंगे। समझने के बाद याद करना ज़रूरी है। तो कंप्लीट एनवायरनमेंट हो गई है। इसके लिए थैंक यू। अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करें, देखते हैं कौन सी वीडियो लाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ स्कीम्स ले आऊँगा, क्योंकि स्कीम्स मेरा लगभग कवर हो चुका है। तो मैंने स्कीम्स जो है वो आपकी आएँगी, सेंट्रल स्कीम्स लगभग 200 प्लस, ठीक है? और उसके बाद ये सेंट्रल स्कीम्स आएँगी। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊँगा यूपी स्कीम्स की। यूपी स्कीम्स आएँगी आपकी लगभग 50 प्लस, ठीक है? तो ये कुल मिला के स्कीम्स की वीडियो आएँगी, 2 वीडियो, और फिर आएगी आपकी, इसके बाद हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये हो जाएगा। फिर हम देखेंगे साइंस एंड टेक, ठीक है? तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, आराम से पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।